आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो पहले तो मैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ लेक्चर्स पे वापस आ गया हूं। 1 से 1.5 घंटे के लेक्चर्स, 2-2 ढाई घंटे के, और नॉलेज से आपको सराबोर कर दूंगा। तो कमेंट बॉक्स में बताओ आपको कौन कौन से चीज़ों पर लेक्चर चाहिए, ठीक है, विच लेक्चर्स यू वांट। और भाई इसको शेयर करो, बड़ी मेहनत लगती है इसको बनाने में, किताबों को पढ़ना पड़ता है, वापस जो मेरे पुराने नोट्स थे उन सबको खंगालना पड़ता है, तो मेहनत तो है। तो आज हम बात करेंगे अलेक्जेंडर की, सिकंदर की। अब ये वीडियो आपकी सोच बदलने वाला है। हम बहुत कुछ डिस्कस करेंगे, एक एक चीज़ और डिटेल में डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार अलेक्जेंडर की वो कौन सी सोच थी जो इतने कम उम्र में, ये ससुरा 32 साल की उम्र में इतना आगे चला गया। सिकंदर जो है वो जीता ही गया, हारा ही नहीं। ऐसा क्या इनकी मां खिलाती थी? तो ये हम जानने की कोशिश करेंगे। इनको बहुत बड़ा पोएट बोला जाता है, फिलोसोफर, साइंस, रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी, एवरीथिंग, है ना, मुफ्त का चंदन घिस भरे नंदन। लेकिन ऑन दी अदर हैंड हम ये देखते हैं कि बहुत ब्रूटल आदमी था। 12 से 13 लाख लोगों को मार दिया और बहुत टायरेंट था। इसके ऑपोजिशन में कोई भी खड़ा होता था खत्म कर देता था। ये टिकने ही नहीं देता था। भाई कुछ भी हो जाए तुम बचोगे नहीं, हमारे साथ रहोगे या मरो। हालांकि फिर भी अलेक्जेंडर जो है वो एक जीनियस था, जीनियस, एक ऐसा मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट जो शायद ही जो सदियों में एक बार पैदा होता है, एक ऐसा महान योद्धा जो जिसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। और पोरस से तो लड़ाई की बात करेंगे, बैटल ऑफ हाइडस पास जो लड़ी गई, वो कैसे हम भूल जाएं। अलेक्जेंडर की जीवन की सबसे बड़ी गलती कि भारत आ गया, जीतने का पागलपन। तो शुरू करें। शुरू करने से पहले दोस्तों हमारी स्टडी ग्लोस वेबसाइट को जरूर विजिट करिए आप, क्योंकि वहां स्पेशली यूपीएससी कंटेंट आ रहा है। वहां जो करंट अफेयर्स और एडिटोरियल्स हम दे रहे हैं वो एकदम यूपीएससी पर्सपेक्टिव के हिसाब से, ठीक है, जैसे आंसर राइटिंग होती है, तो वो आपको बहुत मदद करेगी पीसीएस में, यूपीएससी में। और अगर आप जनरल भी नॉलेज ले रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में मैं studyglose.com का लिंक दे रहा हूँ, और सारे कोर्सेज भी आपको वहीं मिलेंगे। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आप भी अलेक्जेंडर जैसे हो जाओगे भाई। जब मैंने शानदार कोर्स बनाया है, 25 किताबों का रिव्यू, 50 किताबों का रिव्यू, 25 के करीब लेक्चर्स, मज़ा आ जाएगी आपको। चलो, तो अलेक्जेंडर की अगर बात करते हैं 356 बीसी से, यानी कि आज से 2300 साल पहले, ठीक है। आई होप ये बीसी एडी में आपको फ़र्क पता है, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बस 2000 में इसको ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो आज से 2300 साल पहले एक लड़के का जन्म होता है जिसका नाम होता है अलेक्जेंडर। अब अलेक्जेंडर जो है वो किंग फिलिप का बेटा होता है, किंग फिलिप द्वितीय। अब राजा फिलिप ऑलरेडी बहुत ही जबरदस्त राजा होते हैं, ठीक है। मैसिडोनिया जो आज का ग्रीस है, मैं आपको बताता चलूंगा, तो मॉडर्न डे ग्रीस में इनका जन्म होता है 20 जुलाई 356 बीसी को। तो राजा फिलिप और इनकी जो 7वीं पत्नी है, कई जगह आपको 4थी 5वीं मिलेगा, ओलंपिया का बेटा होता है। उस समय राजाओं की बहुत पत्नी होती थी। अब एक्चुअली जितनी भी पत्नियां हैं उनमें सबसे ज्यादा फिलिप जो है वो ओलंपिया को प्यार करते हैं। क्यों प्यार करते हैं? एक तो ओलंपिया जो है, देखिए अलेक्जेंडर में खून किसका था? किंग फिलिप का और ओलंपिया का। और हर सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ है? नहीं, हर सफल आदमी के पीछे उसकी मां का हाथ होता है। और यहां पे मां का हाथ पैर सब था। इनकी मां ने इनको आशीर्वाद दे रखा था। अलेक्जेंडर की ढाल बन के खड़ी थी इनकी मां ओलंपिया। ओलंपिया जो है अपने बच्चे का हक कभी मरने नहीं देती थी। ओलंपिया खुद भी एक रॉयल फैमिली से आती थी, एक प्रिंसेस थी, और शी वॉज जीनियस। इनफैक्ट दोस्तों जो रोजमर्रा के काम होते थे, जो एडमिनिस्ट्रेशन होता था, उसमें भी ओलंपिया जो है वो हाथ बटाती थी। तो इसीलिए किंग फिलिप सबसे ज्यादा जान ओलंपिया पे ही छिड़कते थे। और सबसे बड़ी बात यह थी कि ओलंपिया ने अलेक्जेंडर जो कि एक लड़का था, आपको वारिस चाहिए, तो वारिस कौन? अलेक्जेंडर जो कि एक लड़का, बाकी सब लड़कियां थी, तो उसको जन्मा था। तो इसलिए ओलंपिया की जो स्टेचर है ना, बहुत ऊपर था। किंग फिलिप बोलते थे अरे वाह आ जाओ, ठीक है, जान लुटा देते थे किंग फिलिप। तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा सुकून, ऐसा गाना गाते थे। लेकिन फिर उनका सुकून कोई और हो गया। क्लियोपैट्रा से जब उन्होंने शादी की, 20 साल की क्लियोपैट्रा, 45 साल के, तब तो किसी और ही ढर्रे पे चले गए, है ना।
अच्छा, अलेक्जेंडर भी कुछ कम नहीं थे, बस यही गुनाह मैं हर बार करता हूं, आदमी हूं, आदमी से प्यार करता हूं। अलेक्जेंडर वॉज हेट्रोसेक्सुअल। अब हेट्रोसेक्सुअल थे कि होमोसेक्सुअल थे, वी डोंट नो, बट एक चीज बिल्कुल सही है कि वो होमोसेक्सुअल थे। अलेक्जेंडर का फोकस बहुत जबरदस्त था। उस समय शराब और शबाब बहुत चलते थे, सेक्स। मतलब आप ये समझिए कि एक बार इनकी जो माँ है ओलंपिया, मतलब अलेक्जेंडर को लड़कियों के में इंटरेस्ट ही नहीं थी, तो इनकी माँ जो है वो एक बड़ी उस समय की एक वैश्या को लेके आई कि लो भैया सबसे फेमस। अलेक्जेंडर नकार दिया, बोला कि भैया अगर मैं यहाँ पे लग गया ना तो उसी वक्त मेरा पतन शुरू हो जाएगा, तो मुझे खाली फोकस करना। अब ये सच में था कि अलेक्जेंडर गे थे, एक्चुअली में अलेक्जेंडर गे थे, मतलब होमोसेक्सुअल तो नहीं कह सकते बट हेट्रोसेक्सुअल रहे होंगे। इस पर बहुत वाद विवाद होता है, लेकिन ये सब इस बात पे एग्री करते हैं कि जो इनके बचपन के दोस्त हेफेस्टियन, ठीक है, जो इनके बॉडीगार्ड भी थे बाद में, और बाद में अलेक्जेंडर बड़ी जान छिड़कते थे, तो उनसे इनके अवैध संबंध थे, ठीक है। सो दे वर बोथ इन लव, और बचपन से ही जब अलेक्जेंडर पैदा होने वाले थे तो जैसे बुद्ध की भविष्यवाणी कर दी थी कि बेटा तुम कुछ भी कर लो शुद्धोधन, तुम्हारा बच्चा संत ही बनेगा, तो वैसे ही अलेक्जेंडर, ऐसा इनको लगा कि एक लाइटनिंग स्ट्रक हुई है ओलंपस, जो इनकी माता है, इनके गर्भ में, और तब अलेक्जेंडर का जन्म हुआ। अच्छा, अलेक्जेंडर जो है उसको ज़ीउस का बेटा बताया जा रहा था। तो एक बार क्या ओरेकल, आपने 300 मूवी देखी है, तो ओरेकल से पूछा जाता है, एक बार चले गए फिलिप, भैया ओरेकल बताओ हमको क्या सही में ज़ीउस के बेटा हमारा बच्चा नहीं है? तो बोला कि देखो बेटा, तुम्हारा बेटा है उसका बेटा, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क कितना पड़ता है कि ये जो लड़का है ना तुम्हारा, ये दुनिया जीत लेगा। फिलिप टू बहुत जान छिड़कते थे अलेक्जेंडर पे, लेकिन बाद में बड़ी नफरत, बड़ी तनातनी सी हो गई थी फिलिप टू के बीच में। अब फिलिप टू ने, क्योंकि इकलौता बेटा, तो ये सुनिश्चित किया कि अलेक्जेंडर को वो सब कुछ मिले। भाई आपको पता है अलेक्जेंडर महान क्यों बना? गुरु की वजह से। चंद्रगुप्त मौर्य ने इतना बड़ा साम्राज्य क्यों बना लिया? गुरु की वजह से। तो इनको एरिस्टोटल दे दिया कि एरिस्टोटल जो है, अब एरिस्टोटल की बहुत तगड़ी फीस रही होगी, खैर राजा के बेटे को पढ़ा रहे, तो अरस्तु जो है इनको पढ़ाते थे। एक बार एरिस्टोटल ने एक बुक छाप दी। अलेक्जेंडर जो थे वो गए हुए थे कैंपेन के लिए पर्शिया में, तो अलेक्जेंडर लिख के बोलते हैं अरिस्टोटल को कि सर क्या बात कर रहे हो? बोले क्या बात कर रहे हो, क्या आपने तो किताब छाप दी? सोक्रेट्स के बेटे, सोक्रेट्स के स्टूडेंट्स प्लेटो, प्लेटो के स्टूडेंट एरिस्टोटल। तो बोले कि आपने किताब छाप दी, अब जो ज्ञान आप मुझे दे रहे हो तो पूरी दुनिया को मिल जाएगा, तो फर्क क्या हुआ? ये होता है दिमाग, यही तो सबको अलग करता है। आप समझ, डर का माहौल बनना चाहिए। तो एरिस्टोटल से तो सीखे, अब इतना महान गुरु होगा तो समझिए कि बहुत डीप थिंकिंग थी, जबरदस्त, है ना। लियोनाइडस, वो वाले स्पार्टा वाले नहीं, उसके बाद वाले लियोनाइडस जो हैं, वो इनको युद्ध कला सिखाए, क्या हो। तो एक से एक जो हैं इनको टीचर्स मिले। इनके पिता ने कोई कमी नहीं, पोएट्री सीखनी है पोएट्री, भैया कविता सिखा दो इसको, और क्या सीखना है, साइंस सीखनी है, साइंस तो सीखनी ही सीखनी है, ज्योग्राफी सिखा दो इनको, भाषा की समझ सिखा दो इनको, सब सिखा दिया। 12 से 13 साल की, 12 साल में कुछ ऐसा हुआ अलेक्जेंडर के साथ, 3 साल के अंदर अंदर, क्योंकि देखिए अलेक्जेंडर भी खुद भी वो बहुत इंटेलिजेंट था, तो एक्चुअली उन्होंने मास्टर कर लिया सारे सब्जेक्ट्स को, ठीक है। लेकिन 12 साल में कुछ हुआ, कुछ जगह को 10 साल भी दिखेगा। 12 साल में कुछ ऐसा हुआ कि अलेक्जेंडर जो है, एक बार क्या हुआ कि एक घोड़ा आया, और वो घोड़ा बड़ा जिद्द, किसी के भी काबू में नहीं आ रहा। अब अलेक्जेंडर गए, पता नहीं क्या बोला इन्होंने कान में, कैसे अलेक्जेंडर के काबू में आ गया। और अलेक्जेंडर का वो घोड़ा जो है वो हमेशा साथ रहा, उसका नाम था ब्यूसेफेलस। और बाद में जब उसका घोड़ा मरा था, पोरस की लड़ाई में, हाइडस्पास की लड़ाई में ही मरा था वो घोड़ा, तो उस घोड़े के नाम से शहर बनवा दिया था ब्यूसेफेलस। खैर अलेक्जेंडर ने अपने नाम से भी शहर बनवाया था इजिप्ट। बड़ी कमाल की कहानी है, आपको इतना मजा आएगा ना जब कहानी में बताऊंगा, तो इजिप्ट वाली बड़ी कमाल की कहानी है। तो ब्यूसेफेलस नाम का घोड़ा था। अब तो चीजें चल रही है, लेकिन मेन बात होती है भैया कोर्ट में। एक्चुअली क्या है कि अलेक्जेंडर के जो दोस्त थे, हेफेस्टियन, टोलमी, ये सब बड़े तगड़े दोस्त थे। किंग फिलिप का एक जनरल था एटलस, ठीक है, जनरल एटलस। अब ये जो जनरल था ये किंग फिलिप का दायां हाथ था। तो एक बार बड़ी भारी बेइज्जती कर दी। अभी तो अलेक्जेंडर खाली सीख रहा है, बच्चा ही है, लेकिन किंग फिलिप को पूरा, क्योंकि किंग फिलिप ने छोटे मोटे कैंपेन पे अलेक्जेंडर को भेजा था, तो ये फिलिप टू जान गए थे कि ये बंदा बहुत तगड़ा है। लेकिन कहीं ना कहीं किंग फिलिप टू इनसे डरने लगे थे कि अलेक्जेंडर जो है, इसकी नज़र मेरी गद्दी पे है और इनकी माँ जो है मेरे खिलाफ साजिश कर रही है। तो एक बार क्या हुआ था कि एटलस जो थे वो
थोड़ा सा, क्योंकि देखिए ग्रीक कल्चर में बड़ी शराब चलती है, बहुत शराब चलती है, भयानक शराब चलती है, ठीक है। तो एटलस ने इनको भला बुरा कह दिया, तो ये चले गए कोर्ट छोड़ के, 1 साल तक बाहर गए। फिर इनकी माँ और इन सबको पता चला कि शादी करे क्लियोपैट्रा से, क्लियोपैट्रा से शादी भी हो गई, उनकी बेटी की शादी हो रही थी कोर्ट में, ठीक है। अब जब शादी हो रही थी तो भैया किंग फिलिप II आते हैं शादी अटेंड करने। किंग एटलस ने बड़ी भारी बेइज्जती कर दी थी इनकी इस समय, ठीक है। अब इस क्यों बेइज्जती कर दी थी, शराब पी के खूब बेइज्जती, खूब इनको सुनाया, ठीक है, कि तुमको कुछ नहीं आता, तुम नाकारे हो, ये हो वो हो, भागो यहां से। अब फिलिप II एटलस के बहुत अच्छे दोस्त थे, तो जनरल एटलस को उन्होंने कुछ नहीं बोला, खैर उन्हीं की आर्मी में ही थे। बोला तो अलेक्जेंडर को बात चुभ गई कि मेरे पिताजी ने मेरा साथ नहीं दिया, मेरी भरे कोर्ट में बेइज्जती हो रही है। अलेक्जेंडर भी लड़ा, उसने भी फाइट बैक किया, मतलब मुंह जबानी जंग थी, मेरी भरे कोर्ट में बेइज्जती होगी और मेरा क्या मतलब, क्या इज्जत है मेरी, छोड़ के चले गए, दोबारा वापस आए। अब दोस्तों कमाल की चीज होती है, और यहां से अलेक्जेंडर की जिंदगी बदल गई, समझ रहे हो। 340, कुछ जगह को 339 भी दिखेगा, ठीक है, और कुछ जगह को 338 भी दिखेगा, लेकिन मेरे हिसाब से 338 BC का समय था, ठीक है। अब यहां पे अलेक्जेंडर जो है भाई, एक शादी थी, सॉरी 336 BC में, 18 साल के थे अलेक्जेंडर, शादी थी। शादी में हुआ क्या कि 20 साल के थे, मतलब शादी में हुआ क्या कि किंग फिलिप आए, बड़ी तनातनी थी बहुत ज्यादा। जैसे ही वो टोस्ट ऑफर करने गए, किंग फिलिप वहीं लभेड़ दिए गए। उनका जो पर्सनल बॉडीगार्ड पॉसिनियस चक्कू मार के चला गया, भाग गया, उसको पकड़ के मार दिया गया। इतिहास में आज तक कोई ये नहीं बता पाया, प्लूटार्क ने बहुत तगड़े तरीके से लिखा है, बड़े तारीफों के पुल बांधे हैं, लेकिन आज तक ये कोई नहीं बता पाया कि आखिरकार हुआ तो क्यों, किसने मरवाया। क्योंकि बहुत दुश्मन थे किंग फिलिप के, हो सकता है अलेक्जेंडर ने मरवा दिया, हो सकता है ओलंपिया ने मरवा दिया, हो सकता है इतने सारे जनरल थे उन्होंने मरवा दिया हो, लेकिन किंग फिलिप II का काम तमाम कर दिया, हो सकता है उसने खुद से मार दिया हो पॉसिनियस ने। अब देखिए, जैसे ही ये पता चला, ओलंपिया ने बोला इधर आओ, गद्दी खाली है बेटा, अब बैठ जाओ वरना कोई और आ जाएगा। तलवार उठाई, वहां बैठ गया, सारे ओपोनेंट्स खत्म, जो भी ओपोनेंट्स था खत्म, अपने एक भाई को छोड़ के उसने सबको मार दिया, ठीक है। चचेरा ममेरा जो भी भाई था, उसने, क्लियोपैट्रा ने सुसाइड कर लिया, उनकी बेटी को मार दिया, यूरोपा अपनी बहन जो उत्तराधिकारी थी उसको सबको मार दिया, ब्लडशेड हो गया। और उसके बाद अलेक्जेंडर राजा बन गया। तो 20 साल की उम्र में अलेक्जेंडर ने गद्दी संभाली, और जब अलेक्जेंडर ने गद्दी संभाली तो ये इतना आसान नहीं था। अलेक्जेंडर को पता था, एरिस्टोटल का छात्र, कि भाई आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ, ये इतना आसान नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, उस समय क्या थे कि जनरल एटलस जो थे वो गए थे पर्शिया। पर्शिया के बारे में बता देता हूं, पर्शियन एम्पायर, 1 सदी पहले बैटल ऑफ थर्मोप्लाई हुई थी, वही स्पार्टा वाली। ज़र्क्सेस जो बड़ा खतरनाक पर्शिया का राजा था, सबसे बड़ा एम्पायर था, दुनिया की 50% आबादी पर्शिया की थी, पर्शिया में थी, 1.5 करोड़ लोग रहते थे, ठीक है, और बहुत बड़ा एम्पायर। इनकी एक अमर सेना थी जिसमें 10,000 तो होते ही था, 25 लाख की सेना थी यहां पे। और पर्शियन एम्पायर का राजा था किंग दारियुस III, और उसकी बेटी बेसिन थी, और स्टेटिस उसकी पत्नी थी। किंग दारियुस की भी कहानी बहुत बढ़िया है। किंग दारियुस नोबल फैमिली से नहीं आता था, लेकिन बड़ा बहादुर था, तो उसने एक रॉयल प्रिंसेस से शादी की थी, स्टेटिस, वो रॉयल प्रिंसेस थी, और इसलिए उसको दर्जा मिल गया था, लेकिन बड़ा पॉपुलर था, बहुत ही तगड़ा राजा था। किंग दारियुस वॉज एक तरीके से ना, पर्शियन एम्पायर जिस तरीके से काम करता था और ग्रीक जिस तरीके से काम करते थे, वो बिल्कुल अलग अलग थे, अलग तरीके से दोनों काम करते थे, दोनों एम्पायर्स। पर्शियन जो था वो काफी सिविलाइज्ड था, बहुत ही सिविलाइज्ड एम्पायर था। वो इधर नदी पार वालों को, जो ग्रीक्स थे, जो यूरोपियंस थे, रोमन्स थे, उनको वो सैवेजेस समझते थे, बारबेरियन समझते थे, कि युद्ध में लड़ते हैं, ये खत्म कर देते हैं, तो इनसे मुंह मत लगला, इनसे दूर रहना। तो अब जनरल एटलस जो थे वो यहां पे लड़ने में बिजी थे, पर्शियन एम्पायर, क्योंकि पर्शिया को जिसने जीत लिया, कमाल। तो अब हम देखते हैं कि अलेक्जेंडर के दिमाग में एक आइडिया आता है, ठीक है, और पर्शियन एम्पायर बहुत भव्य था। इनका सबसे खतरनाक शानदार शहर बेबीलोन, जो आज इराक में है, सारे फंड्स जो हैं वो बेबीलोन में जाते थे, फंडिंग की कोई कमी नहीं थी, पैसा खूब आ रहा है। इजिप्ट से सब ग्रेनरी आती थी, इजिप्ट तक पूरा एम्पायर था, बहुत वास्ट एम्पायर, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो सारी ग्रेनरी जो है वो इजिप्ट से आ रही है, और इतना प्रॉस्परस कि कोई भूखा नहीं सो रहा है, लोग अपने राजा को प्यार कर रहे हैं, जो भी ये बैटल जीत रहे हैं वो अब जीत, मतलब जबरदस्त।
गुलाम बिक रहे हैं, ये हो रहा है। और औरतों को बड़ी इज्जत दी जाती थी, औरतों को खैर ग्रीस में भी बड़ी इज्जत दी जाती थी, और मतलब मैसेडोनियन में भी, और पर्शियन एम्पायर, पर्शियन में तो ये होता था, फारस, वहां तो ये होता था कि बैटलफील्ड में औरतों को ले आते थे, है ना। अभी हम बताएंगे जब बैटल ऑफ इस्सस और बैटल ऑफ ग्रेनिकस की बात करेंगे तब हम बताएंगे कि क्या हुआ, राइट। तो भैया अलेक्जेंडर जो है वो कहता है कि दिमाग में आता है कि भाई देखो जनरल एटिलस जो थे वो तो वहां पे लड़ रहे हैं, मुझे भी जाना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, चलो बहुत बढ़िया है। लेकिन किंग दारियुस जो है, किंग दारियुस को पता था कि जो ग्रीक्स हैं वो मेरे दरवाजे पे आ गए, वो यहां पे खड़े हुए हैं और अपनी सेना डाल के वो बैठे हुए हैं। तो किंग दारियुस जो है वो कहता है कि ओ हो, किंग दारियुस का एक जनरल था मेमोन, ठीक है। तो अब उसने क्या किया कि उसने बोला कि देखते हैं क्या कर सकते हैं, लेकिन बहुत हल्के में लिया दारियुस ने, कह रहे क्या है ये ग्रीक्स, इनकी औकात क्या है यार, मैसेडोनिया से पकड़ पकड़ के मारेंगे, कौन हमसे जीत पाए आजकल, हमारी इतनी विशाल सेना, ये हमसे टिक पाएंगे, घर से दूर आएंगे, ऐसे की तैसी कर देंगे। लेकिन यहाँ पे मेमोन ने बताया कि सर इतना आसान नहीं है, इट इज़ क्वाइट डेंजरस, ये लोग इस बार पूरी तैयारी के साथ आए हैं। ओके, अच्छा, इसी दौरान क्या हुआ कि एटिलस को यहाँ पे रिश्वत भेजी। मेमोन ने बोला कि एक काम करते हैं सर, एटिलस को अपने साथ मिला लेते हैं। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, पर्शियन सेना में ग्रीक्स ज्यादा थे, यस, बहुत सारे ग्रीक्स पर्शियन एम्पायर की तरफ से लड़ रहे थे। क्यों? क्योंकि उनको ज्यादा अच्छा इंप्लॉयमेंट मिलता था, उनको ज्यादा अच्छा रहन सहन मिलता था। तो भाई जो लोग जहां पे, जिनको जहां बढ़िया खाना मिलेगा, बढ़िया रहना, अच्छा पैसा मिलेगा, वहीं रहेंगे। तो आप पर्शियन सेना में जो ग्रीक की सेना थी उससे ज्यादा ग्रीक्स यहां पे थे। तो यहां पर रिश्वत भेजी जनरल एटिलस को, बोला कि हमारे साथ शामिल हो जाओ, हमारे साथ शामिल हो जाओ और तुमको बहुत कुछ देंगे। तो ये पढ़ा एटिलस ने, और खून खराबा रोकते हैं, युद्ध नहीं करते। तो अब एटिलस ने अलेक्जेंडर को ये बताया। अब अलेक्जेंडर को ऐसे मतलब संदेश भिजवाया कि अलेक्जेंडर को बताओ, क्योंकि वो तो बहुत दूर था। तो अलेक्जेंडर को ये बताया गया। तो अलेक्जेंडर ऐसे उसने देखा और बोलता है कि अच्छा। तो जनरल एटिलस ने क्या बोला, और जनरल एटिलस ने मना कर दिया था कि मेरी जो लॉयल्टी है वो आपके साथ है, आपके पिताजी के साथ है, मैं कोई रिश्वत नहीं लूंगा, मैं बिकूंगा नहीं, आप परेशान मत होइए। वेरी गुड। बट अलेक्जेंडर अब समझ गया कि भैया देखो ऐसे काम चलेगा नहीं, मुझे कोई निकलना पड़ेगा और ये सबसे अच्छा मौका है। लेकिन अभी तक अलेक्जेंडर के अंदर वो श्योरिटी नहीं आई थी। अब देखिए यहां पे इंसान का दिमाग कैसे चेंज होता है। मेन वजह पता है अलेक्जेंडर की क्या थी, वो क्यों जीत गया। यही फर्क होता है मेंटालिटी में, एक आम इंसान में और एक महान इंसान में। यही चीज आपको महान बना देगी और यही चीज आपको आम से भी नीचे गिरा देगी। क्या? माइंडसेट और एनवायरमेंट। अलेक्जेंडर अपने ऊपर डाउट कर रहा था। अलेक्जेंडर ने इलियाड, जो होमर की इलियाड थी, जैसे हमारे रामायण है ना, वहां पे इलियाड पढ़ी जाती है, बहुत ही जबरदस्त काव्य, महाकाव्य, वो अपने साथ रखता था। वो अपने तकियों के नीचे लगा के, मतलब ही वॉज इन लव विद दैट। तो एक बार क्या हुआ कि ओलंपिया जो है उनको ले गई। ओलंपिया ने थोड़ा बहुत तंत्र मंत्र किया और उसके बाद अलेक्जेंडर को एक विजन दिखाया। अब अलेक्जेंडर को यह बताया कि बेटा तुम ज़्यूस के बेटे हो, यू आर द सन ऑफ ज़्यूस, यानी कि तुम भगवान के बेटे हो। अलेक्जेंडर के अंदर यह बात घुस गई। अब पता नहीं कौन सा सस्ता नशा करके बैठाया इनको, लेकिन यह बात अलेक्जेंडर के दिमाग में घुस गई कि मैं भगवान हूं, मैं डिवाइन हूं, मेरे अंदर भगवानी शक्ति है। और उसके बाद अलेक्जेंडर के ऐसे टैलेंट सामने आए जो छुपे हुए थे। ठीक है, दारियुस बड़े हल्के में ले रहा था अलेक्जेंडर। दारियुस को बताया कि 20 साल की फिलिप मर गया, 20 साल का बेटा आया है। तो दारियुस बोला सब हंसने लगे, 20 साल का बेटा, 20 साल के लौंडे अब हमारे हमको चुनौती देंगे। चलो भी आओ बेटा, ठीक है, पिताजी के पास ही भेजेंगे तुमको। लेकिन ऐसा था नहीं, वो गलत भाप गए। अब अलेक्जेंडर जो है वो अपनी सेना लेके 5,000 घुड़सवार कैवलरी और 40,000 की सेना लेके वो मैसेडोनिया से निकलता है, ठीक है, किंग एटिलस के पास। और जैसा कि हमने बताया कि यहां से अलेक्जेंडर की शुरुआत होती है। अब अलेक्जेंडर के एक पॉलिटिकल जीनियस बनने की शुरुआत होती है यहीं से। अब उसके दिमाग में आता है कि यहां से मैं राजनीति करूंगा और ऐसी राजनीति करूंगा। अलेक्जेंडर वाज अ ग्रेट डिप्लोमैट। उसको युद्ध नीति की भी समझ थी, उसको डिप्लोमेसी की भी समझ थी, उसको हर एक चीज की समझ थी, क्योंकि मैंने क्या पता, गुरु ही ऐसा हो तो फिर क्या ही बोल सकते हैं आप। तो एरिस्टोटल जो अपनी सेना लेके निकला और एटिलस के पास आया, ठीक है, और एटिलस को बोला इधर आओ। रिश्वत ली थी बेटा तुमने? एटिलस ने बोला पगला लगाए हो क्या? अरे क्या रिश्वत ली थी? और दोनों के बीच में वैसे ही बहुत ज्यादा तनातनी रहती थी।
एटलस और अलेक्जेंडर एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, बड़ी बेइज्जती करता था एटलस अलेक्जेंडर की, और कहीं ना कहीं वो बिल्कुल नहीं चाहता था, और फिलिप का दोस्त था और ये भी शक था कि इस अलेक्जेंडर नहीं मरवाया है, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि, और अच्छा अलेक्जेंडर को भी पता था कि जब तक ये ससुरा है तब तक दिक्कत बहुत ज्यादा होगी। देखिए दो जनरल थे यहाँ पे, ठीक है, एक तो एटलस था और एक परमियोन था, राइट। तो ये जो दो जनरल थे ये लगे हुए थे। अब जो परमिनियन था वो अच्छा था, हालांकि वो भी फिलिप का बहुत अच्छा दोस्त था, ठीक है, लेकिन जो एटलस था वो अलेक्जेंडर को बिल्कुल पसंद नहीं करता। तो अलेक्जेंडर ने बोला अच्छा परमियोन खत्म कर दो, बताइए, वहीं पे मरवा दिया एटलस को कि ये तो ससुरा दुश्मन के कैंप में जाके शामिल हुआ है, गला काट दो इसका, मार दिया। अब जितनी आर्मी थी वो हक्की बक्की की ये क्या हो रहा है भाई, लेकिन मैंने क्या बताया कि ही वॉज अ टायरेंट भाई, वो एक नोबेल पर्सन, बहुत आप उसको देखते होंगे, लेकिन ऑन दी अदर साइड ही वॉज अ वेरी बिग टायरेंट, वो छोड़ता नहीं किसी को, समझे आप। तो भैया अब क्या करें, राजा साहब का ऑर्डर है तो फिर फॉलो तो करना पड़ेगा। तो एलिटेलस मर गया। अब खाली अलेक्जेंडर, उसका दोस्त हेफेस्टोन, टोलमी और परमियोन, ठीक है, जनरल परमिनोन। तो अब ये पहुंच गए जहां पे एटलस था, और अभी युद्ध नहीं हुआ है दारियुस से। दारियुस को पता चल गया कि इनका एटलस मर गया और वो भैया अलेक्जेंडर आ गए। तो दारियुस बहुत खुश, कह रहे ये बच्चा फेरा गया यार, इसको बोला था कोई बात नहीं, एनीवे नॉट अ। अब क्या है कि अलेक्जेंडर जो है बोलता है कि चलो युद्ध करते हैं, लेकिन परमियोन जो था वो भी अलेक्जेंडर के अगेंस्ट था। एक्चुअली दोनों की सोच ही अलग थी। अलेक्जेंडर एक युवा खून था, युवा था ना वो, और उसको अभी अभी मां ने बोला था कि बेटा तू भगवान है। तो अलेक्जेंडर अगर अलेक्जेंडर हार जाता ना तो उसका आज हम मजाक उड़ा रहे होते कि दुनिया के सबसे बेवकूफ राजा। वही बात है ना, मोहम्मद बिन तुगलक वाली बात हो गई कि मोहम्मद बिन तुगलक इतना इंटेलिजेंट, इतना जबरदस्त, लेकिन उसको वाइस फूल किंग बोला जाता है, लेकिन वो जीता। अब उसके नक्षत्र जो थे वो पता नहीं कौन से ग्रह नक्षत्र लेके पैदा हुआ था, लेकिन अच्छा ग्रह नक्षत्र से बात बता दूं कि जो पर्शियन एम्पायर था वो एक बहुत ही सिविलाइज, एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल एम्पायर था। मतलब आप मैथ्स ले लीजिए, आप एस्ट्रोनॉमी तो ये बहुत निपुण थे, ये हर एक चीज को देखते, ये बर्ड्स के मूवमेंट को देखते थे, ये तारों के मूवमेंट को देखते थे। दे वर वेरी गुड एस्ट्रोलॉजर्स और एस्ट्रोनॉमर्स, ठीक है। तो यहां पे मैथमेटिक्स से लेकर साइंस से लेकर हर एक चीज पर्शियन एम्पायर में फल फूल रही थी। तो वही बता रहे ना कि यहां पे जो अलेक्जेंडर है उसके पता नहीं कौन से ग्रह नक्षत्र थे, क्योंकि जो स्ट्रैटेजी उसने अपनाई उसमें उसकी हार निश्चित थी, वो जीत ही नहीं सकता था, लेकिन जीत गया। अब एक बार जीता लक, दो बार जीता कैसे लक, नहीं हो सकता ना। तो क्या स्ट्रैटेजी थी अलेक्जेंडर की, चलिए बात करते हैं इसकी। तो अब अलेक्जेंडर जो है, इसका अब दूसरा फेज जो है वो शुरू होता है, ये अब मार्च करता है, ठीक है, आगे बढ़ता है। और इस दौरान दारियुस, अलेक्जेंडर ने न्योता भी भेजा दारियुस को कि मुझसे आके मिले, देखते सरेंडर कर सकता है। दारियुस उसका प्लेन बना के फेंक देता है कि वो गया तुम्हारा न्योता, हमको न्योता भेजोगे, औकात क्या है तुम्हारी, 40,000 फुचल्ली तुम सरो कल के लौंडे, 40,000 आर्मी लेके हमसे लड़ने आ रहे हो, लाखों की आर्मी है मेरी, मार के कहां गाड़ देंगे, दिखोगे नहीं, इतना बड़ा है पर्शिया। ये एटीट्यूड था किंग दारियुस III का, ठीक है। अलेक्जेंडर ने बोला कोई बात नहीं। अच्छा अब जो परमियोन है जनरल, वो समझा रहा था कि बेटा ऐसे मत करो, तुम युवा हो, तुमको नहीं पता, हम बहुत युद्ध ऑलरेडी लड़के आए हैं, ऐसे युद्ध नहीं किया जाता तुम्हारे हिसाब से। तो अलेक्जेंडर बोलता था चाचा जान आप चुप रहेंगे, हम युद्ध ऐसे ही करेंगे, यही युद्ध है, आपने कर लिया, आपने कितना जीत लिया, दुनिया को जीतना है तो फिर अलग तरीके से काम करना भाई, फेयर इनफ। तो भैया चले गए अलेक्जेंडर। अब उसके बाद ये पहुंचा हेल स्पॉट एल्गी से निकला था, ठीक है, एल्गी मैसिडोनिया की कैपिटल थी। तो हेल स्पॉट पहुंचा। हेल स्पॉट वो नदी थी जो यूरोप और एशिया को डिवाइड करती थी, ठीक है ना। तो वहां पे फिर मिला सब कुछ बढ़िया अच्छे से, 5,000 जैसा कि हमने बताया, फिर उसके बाद अंकल से मिला। अब हेल स्पॉट से क्या किया ये, अच्छा जो पर्शियन एम्पायर में ना ऐसे बहुत सारे शहर थे जो ग्रीक, मैंने पता बहुत सारे ग्रीक्स वहां पे रहते थे, बहुत सारे मैसिडोनियंस रहते थे, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे शहर थे। तो अलेक्जेंडर का देखिए प्रोपेगेंडा, उसकी PR मशीन काम करती थी पूरी। अलेक्जेंडर अपने आप को भगवान दिखाता था, ठीक है, और ये बोलता था कि काम करते हैं, ये जितनी भी ग्रीक स्पीकिंग शहर है ना, इनको सबसे पहले लिबरेट करवाते हैं, और मैं यहां पे ये संदेश पहुंचाऊंगा कि मैं हूं भगवान। बट ऐसा तो था नहीं, बट यही है, जो है सो है। अब अलेक्जेंडर स्पिरिचुअल भी बड़ा आदमी था, भगवान मैंने अभी आपको बता ही दिया। तो अकाइल्स बड़ा फेवरेट था, डेमी गॉड अकाइल्स को। डेमी गॉड और गॉड में क्या फर्क होता है, डेमी गॉड सेमी मॉर्टल होते हैं,
ठीक है ना, कि भगवान के रूप में, जैसे गॉड तो भगवान हो गए, जैसे विष्णु शिव या भगवान है, डेमी गॉड क्या है कि भगवान है बट इंसान के रूप में आए, तो वो चले जाएंगे वापस, तो उनको कहते हैं डेमी गॉड, यू नो, कि भगवान है बट वो इंसान के रूप में आया आपकी मदद करने। तो अकाइल्स को वो माना जाता था, और बड़ा अकाइल्स की भाई गया, टेम्पल ऑफ ट्रॉय गया, ट्रॉय गया। अब वहां पे परमियोन बोल रहे ससुरा पागल अगल हो गया है का, ये इसको हमला करने जा रहा था, ये कौन सा गांजा पी रहा है, वहां पे ट्रॉय चला गया टेम्पल, वहां मंदिर चला गया, और वो मंदिर जाके वहां पे उसका आर्मर ले लिया अकाइल्स का आर्मर लेके फिर वही युद्ध क्षेत्र में आ गए। ठीक है, तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ये गलती तुम्हारी माफ है अब उसके बाद यहां पे टर्की को क्रॉस करते हुए वो ग्रेनिकस रिवर के पास पहुंचता है, राइट। अब ग्रेनिकस रिवर में बैटल ऑफ ग्रेनिकस लड़ी गई 334, ग्रेनिकस रिवर में, वहां नहीं 334 नहीं, ये थोड़ा गलत है, 336 के अराउंड लड़ी गई है, ठीक है, नहीं सॉरी, हाँ 336 के अराउंड लड़ी गई है, बिल्कुल सही। तो ग्रेनिकस के पास पहुंचा। अब देखिए दारियुस ने अपनी बहुत बड़ी आर्मी नहीं भेजी थी, अब उसका सबसे अच्छा जनरल मेमोन वहां पे था, और दारियुस को पता था कि देखो अब तो युद्ध होगा, ये आ गया, लेकिन इसने अपने मौत को न्योता दिया है, और समझौता तो कुछ होगा नहीं। अब उस समय आर्मी रही होगी अलेक्जेंडर की वही लगभग 30,000 लोग, 30 से 35,000 लोग, और इधर जो किंग दारियुस की आर्मी थी वो बड़ी थी, 50 से 60,000, ठीक है, दुगनी। अब बोलेंगे सर 25 लाख पूरे एम्पायर में आर्मी थी, ठीक है ना, अलग अलग जगह तैनात थी ना। तो अब क्या हुआ कि अलेक्जेंडर देख रहा है, परमियोन बोल रहा है कि बेटा मत, जनरल परमियोन कह रहे बेटा बेटा सुन लो, हमला नहीं करना, हमला मत करना, बहुत उनकी, तुम सोचो आर्मी बहुत खतरनाक है, बहुत मारे जाएंगे हम, बेइज्जत हो जाओगे, कट जाओगे यहीं पे मुर्गे की तरह। अलेक्जेंडर बोल रहा है अरे चुप, मैं बोलूंगा जो होगा। अब अलेक्जेंडर ऐसे देखता रहा, एकदम से हमला बोल दिया उसने, एकदम से बोला कि अभी हमला करेंगे। परमियोन बोल रहा है पागल, दौड़ा दो, उसने अपने घोड़े दौड़ा दिए। अच्छा, अब मेमोन देख रहा है कि अलेक्जेंडर आ रहा है हमला करने, उसकी आर्मी आ रही है, अब बोल रहा है कि चलो ठीक है हम लोग भी हमला कर ही देते हैं। बिजली की तरह आया अलेक्जेंडर, इससे पहले मेमोन को समझ पाता उसकी आधी टुकड़ी साफ कर दी। यही स्ट्रैटेजी थी अलेक्जेंडर की। अलेक्जेंडर की स्ट्रैटेजी थी सेंटर में घुसो, ठीक है, सेंटर में घुसो, और ये जो फॉर्मेशंस होती थी ना, ये खतरनाक होती थी, अलेक्जेंडर भेद देता था। अब अलेक्जेंडर की जो इन्फेंट्री थी, जो घोड़े थे, एक से एक ये इतनी तेज वार करते थे, अलेक्जेंडर रुकता ही नहीं था। मतलब वो इतना ज्यादा एक्टिव था, हाइपर एक्टिव था वो। युद्ध जब लड़ता था ना, सट 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 सट, भाला गिरा तो तलवार उठाई, तलवार गिरा तो शील्ड उठाई, शील्ड नहीं तो हाथ से फाड़ा। वो डर गए कि भाई ये किससे हम युद्ध कर रहे हैं, और जब राजा इतना खतरनाक है तो बाकी के सोल्जर्स और ज्यादा खतरनाक हो गए, हारने लगे। मेमोन बोला, समझ ही नहीं आया कि भाई ये हुआ क्या, इतनी तेज हमला हुआ घोड़ों से। और घोड़े, मैंने क्या बताया कि देखिए ग्रीक्स जो थे दे वर वेरी वेल प्रिपेयर्ड, क्योंकि वो युद्ध के आदी थे, तभी इनको बारबेरियंस बोला जाता था, पर्शियन इनको बारबेरियंस बोलते थे। खेल खत्म चुटकियों में, गॉन एवरीवन। मामून जान में जाके भागा, मामून नहीं, बाद में मामून बोलता कि सब हमला कर दो, अरे भाड़ में गया फॉर्मेशन, इनडिसिप्लिन, ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसे लड़ोगे, डर के मारे सारे युद्ध, बहुत मारा, बहुत पेला, भाग गए मामून, बोले कि भागो, मेमोन भाग गया, ठीक है। उसके बाद दारियुस के पास आया, बोला कि भैया हम तो हार गए, बैटल ऑफ ग्रेनिकस गए हम, चला गया वो वाला जो वेस्टर्न फ्रंट है हमारा, वो तो गया, अब क्या करें। तो अब दारियुस बोलता ओ माय गॉड, ये तो बहुत खतरनाक कंडीशन आ गई है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब यहां पे अलेक्जेंडर ने बहुत लोगों को पकड़ा था, ठीक है, और अलेक्जेंडर ने एक मिसाल कायम करने के लिए सबको मरवा दिया, नो मर्सी। हालांकि वो सब ग्रीक्स थे, बहुत सारे उसमें ग्रीक्स थे। जब यहां पे परमियोन बोलता भी है कि ये तो है, बोले कि देखिए ये कोई युद्ध है, हम एक दूसरे को मारे, ग्रीक्स किलिंग ग्रीक्स, यहां पे सब ग्रीक्स है, हमने किसको मारा है, हमने पर्शियंस को नहीं मारा, हमने अपने भाइयों को मारा है, लेकिन मारना जरूरी है, नो मर्सी। तो यहां पे जो वेस्टर्न है, वेस्टर्न फ्रंट, वो इनके पास आ गया। अब इनकी आर्मी को खत्म कर दिया। अब उसके बाद एक के बाद एक जो है, अलेक्जेंडर बोलता बस लिबरेट करवाओ सबको, जितने भी शहर, अब लिबरेशन शुरू होगा, वी विल लिबरेट ईच एंड एवरी सिटी, देखते हैं कौन क्या कर सकता है। तो जो साइड के वेस्टर्न के शहर है ना, उनको लिबरेट करवाता हुआ चला गया।
वो गया सारे शहरों को, एक एक शहर में जाता था, वहां पे कब्जा करता था। बहुत लोग तो जनरल भाग जाते थे। अच्छा, प्रोपेगेंडा ऑलरेडी फैल गया था, इनकी पीआर मशीन काम कर गई। ये बात फैल गई कि भाई एक लड़का आया है और ऐसा लड़का है वो कि उसने खत्म कर दिया यहाँ पे, जो पर्शियन आर्मी को कोई भी नहीं हरा पाया था। भाई स्पार्टन्स हार गए थे ज़र्क्सिस से, समझ रहे हो, तो हरा नहीं पाया था। तो बोला कि खेल खत्म है। तो अब उसके बाद मेमोन को ढूंढो, मेमोन को ढूंढो। हालांकि बाद में मेमोन मर गया, ठीक है, एक शिप में ही मर गया था वो, ठीक है। तो दारियुस को पता चला कि अरे मेमोन मर गया। ओहो हो, क्यों मरा आज तक नहीं पता चला, इतिहासकार इस पे चुप है। लेकिन दारियुस ने बोला कि अरे तो बड़ा प्यारा जनरल था मेरा, अब क्या करें, चलो कोई बात नहीं। तो ऐसे सारदेस हो गया, मिलेटस हो गया, हेलिकेनेसिस हो गया, और गार्डियन पहुंचा। गार्डियन नॉट का बड़ा अच्छा किस्सा है। गार्डियन नॉट बांधी हुई थी, तो नॉट, ये एक ऐसी रस्सी, ऐसी नॉट बांधी हुई थी, ऐसी गांठ थी कि इसको कोई खोल नहीं सकता था। अब इसको खोलने का मतलब ये था कि जो इसको खोलेगा वो एशिया पे राज करेगा। तो अलेक्जेंडर को बुलाया, अरे भैया इधर आओ, तुम तो बहुत बड़े विजेता हो ना, चलो खोलो इसको। अलेक्जेंडर ने बोला हाँ खोल लूंगा, इसमें क्या है, चैलेंज एक्सेप्टेड। लेकिन देखा, अरे बाप रे बाप, ये क्या है। तो अलेक्जेंडर ने बोला अच्छा खोलना है ना, निकाली तलवार, काट दिया। उन्होंने कहा भाई एंड जस्टिफाई द मीन्स, क्या फर्क पड़ता है, तुमने खोलने को बोला था ना, हाथ से थोड़ी ना खोलने को बोला था, हमने तलवार से काट दी, खेल खत्म। तो ऐसे कुछ हुआ। लेकिन धीमे धीमे यहां पे अलेक्जेंडर सारे शहरों पे कब्जा करता गया। अब दारियुस को पता चल गया कि भाई ये शहर हमारे हाथ से जाते जा रहे हैं, अब मुझे युद्ध में उतरना पड़ेगा और मेरे पास कोई चारा नहीं है। तो दारियुस जो है अपनी 1.5 लाख की आर्मी लेके मैदान में उतरता है। उसकी जो बीवी है स्टेटस, ठीक है, और उसकी वाइफ भी, मतलब उसकी बेटी भी। तो बीवी से बहुत सलाह मशवरा करता था, कि रॉयल प्रिंसेस थी, ठीक है, स्टेटीरिया मतलब। तो वो बैटल ऑफ इस्सूस में वो भी गई, आप समझ सकते हो, कैंप में। मतलब ये पर्शियंस का रहता था कि वो अपनी फैमिली को भी साथ में ले जाते थे, औरतों को बिल्कुल ले जाते थे। तो अब इस्सस के पास, इस्सस नदी थी बेसिकली एक, तो वहां पे ये लोग पहुंचते हैं, राइट। और इस्सस सप्लाई लाइन भी था। अब ये दारियुस की जो फौज है वहां पे डेरा डाल के बैठ गई, और 1.5 लाख की फौज, और इनकी कितनी, अच्छा बहुत सारे जो मतलब अलेक्जेंडर क्या ये ऑफर देता था कि या तो हमारी आर्मी में शामिल हो जाओ, अगर हमारी आर्मी में शामिल नहीं हो रहे तो तुमको मार देंगे। तो बहुत सारे लोग इनकी आर्मी में भी शामिल हो जाते थे। भाई जो जीतता है उसको तो लोग सपोर्ट करते ही करते हैं, ये तो वी ऑल नो दिस, राइट। तो अब क्या हुआ कि जो इस्सस के पास लड़ाई होती है, तगड़ी लड़ाई होती है, ठीक है। यहां पे दारियुस जो है वो इधर साइड और अलेक्जेंडर इधर साइड नदी के, और इस्सस सप्लाई लाइन भी थी, सारी सप्लाई जो है वो इस्सस से ही आती थी। तो यहां पे फिर से परिगौन बोलता है कि बेटा समझौता कर लो। अच्छा एक और चीज आपको बता दूं कि इस दौरान दारियुस ने अलेक्जेंडर को बोला, एक न्योता भेजा कि संधि कर लेते हैं जो तुम्हारे पास टाउन है, क्योंकि ये दारियुस को पता चल गया था कि लड़का आम नहीं है, जिस लड़के को बहुत हल्के में ले रहा था वो इसमें भारी पड़ गया। तो दारियुस ने संदेशा भेजा कि जो तुमने शहर जीते वो तुम्हारे पास ही रहेंगे, तुम उसको रख लो, हमको नहीं चाहिए, और ऊपर से हम तुमको बहुत अच्छा खासा रैंसम भी देंगे, तुमको सोने से लाद देंगे, लेकिन तुम अब आगे नहीं आओगे मेरे पास। तो भाई अब अलेक्जेंडर ने बोला, अब अच्छा परिगौन बोलता है सर ये बहुत बढ़िया ऑफर है एलेक्स, क्या कर रहे हो, इसको एक्सेप्ट करो यार बेटा, मैं तुम्हारी भलाई के लिए, क्योंकि देखो आप मत जाओ आगे, सेना है हमारी, वो विद्रोह भी कर सकती है, मत जाओ, क्या करना है। अलेक्जेंडर बोला अबे यार तुम यार दिमाग मत खराब किया करो, तुम साइड में बैठो, मैं इसको नकारता हूं, मुझे नहीं मारना कोई संधि वंधि, हट। तो फिर अब सामने लो इस्सूस में भिड़ गए। अब इधर सामने दारियुस खड़े हैं, इधर अलेक्जेंडर खड़े हैं, और अलेक्जेंडर ने फिर से बोला हमला। और अब वो ऐसा हमला था कि यहां सेंटर में एक्चुअली क्या होता है कि फॉर्मेशन अलग थी, जैसे अलेक्जेंडर सीधा सेंटर में जाता था, पर्शियंस जो थे ना उसमें राजा सेंटर में होता था, उसको गार्ड सराउंड करते थे, फिर राइट और लेफ्ट फ्लैंक होता था। तो राजा ऑर्डर देता था राइट से, जाओ ओए जाओ चलो, इस तरीके से ऑर्डर। लेकिन यहां पे क्या हुआ कि अगेन इतनी तेजी से इनकी सेना आई, खेल खत्म। अब अलेक्जेंडर ने पहली बार दारियुस को देखा, इतिहास बदलने वाला था, उसके हाथ में था भाला, वो तेजी से दौड़ा, लेकिन तभी, अच्छा दारियुस भी बहुत बहादुर था, वो कायर नहीं था, वेरी वेरी ब्रेव किंग, बहुत बहादुर। दारियुस ने बोला आज तो इस पार या उस पार, दारियुस ने भी अपना भाला ताना, और दारियुस लंबा था, अलेक्जेंडर छोटे कद का था, ठीक है ना। दारियुस लंबा था कि आ जाओ बेटा मैदान में, लेकिन तभी उसकी दारियुस की सेना ने उसका रथ ही घुमा दिया, और उसके फिर जो बेसिन था, जो मेन उसका सबसे करीबी मेमोन के बाद, उसने बोला सर आपको जिंदा रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, आप एक राजा हो, आप अगर गए तो हम गए, आप पर्शिया को रिप्रेजेंट करते हो, तो आपका जिंदा रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, आप मर नहीं सकते।
बहुत बोलता है दारियुस नहीं नहीं मुझे ये मैं नहीं समझता, मैं कुछ करना नहीं नहीं, तो भगा दिया वहां पे से। तो अलेक्जेंडर ने पूरी आर्मी को बैटल ऑफ इस्सस में खत्म कर दिया और उसके बाद पर्शिया, पूरा पर्शिया नहीं लेकिन आधा पर्शिया यहां पे अलेक्जेंडर के पास में आ गया। अच्छा अभी दारियुस नहीं मरा है तो पूरा पर्शिया इनके पास नहीं है, लेकिन सेंट्रल पर्शिया, अब पर्शिया आज का ईरान, इराक, सीरिया, ये सब जितने भी आप मिडिल ईस्ट देख रहे हो ना वो सब इसमें आ जाएंगे, सारे देश, ठीक है, इनकी टर्की के सब। तो अब पर्शिया इसके पास में आ गया, ठीक है, लेकिन अभी तक दारियुस जिंदा है, तो जब तक दारियुस को नहीं मारेंगे तब तक कैसे है। अच्छा अब इनकी पत्नी जो है वो कैंप में है, ठीक है, तो अब अलेक्जेंडर इनकी पत्नी के पास जाता है। अब उस समय क्या होता था कि अगर आप युद्ध कर रहे हो और अगर आप युद्ध में जीत गए तो जो औरतें होती थी उनका मैक्सिमम टाइम रेप कर दिया जाता था, उनको मार दिया जाता था, चाहे आप कितनी भी बड़ी घराने से हो, चाहे आप राजा की पत्नी क्यों ना हो। कई बार ऐसा होता था कि रेप करके मार देते थे या फिर आपको बंदी बना लेते थे, ठीक है, ये होता है, या बेच देते थे, औरतों के साथ ये सलूक होता था। लेकिन अलेक्जेंडर ने ऐसा नहीं किया। अलेक्जेंडर वॉज अ नोबल मैन, मतलब मैंने बताया ना कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि उसने बोला कि देखो दारियुस के बारे में मुझे बताओ। अच्छा अब स्टेटिरा ने उसको बताया क्योंकि उसको जिंदा रहना था, उसकी बेटी को जिंदा रहना था। तो ऐसा इतिहासकार ये भी बोलते कि स्टेटिरा ने तो अलेक्जेंडर के साथ संबंध भी बना लिए, है ना। तो ये हिसाब किताब जो है वो होता है। अब देखो, अब अलेक्जेंडर काफी समय तक वहां पे रहता है और दारियुस का भी कोई अता पता नहीं कि दारियुस किधर है, किधर मिलेगा दारियुस। अब यहां पे अलेक्जेंडर बोलता है कि इजिप्ट चलो। परमियन फिर बोलता है कि भैया क्यों इजिप्ट जाना है मेरे भाई, इजिप्ट में वहां पे सेना, बोला कि अरे चुप रहो यार, इजिप्ट चलो। और यहां पे स्टेटिरा से बोला कि इजिप्ट जाने में तुमको इजिप्ट के बारे में पूरा पता। अच्छा उस समय इजिप्ट का जो रिलेशन था ना पर्शियन एम्पायर से, वो बहुत ही ऑन एंड ऑफ था। इजिप्ट वाले विद्रोह किए, फिर पर्शियन उनको जीत लिया, फिर वो विद्रोह किए, फिर जीत लिया। इस समय जब अलेक्जेंडर पर्शिया में था तो भी रिलेशन बहुत खराब था, ठीक है। इजिप्ट वाले चाहते थे बस किसी तरीके से पर्शियन भाग जाए, क्योंकि हमारा मैक्सिमम जो चीज है वो ये लेके बैठे हुए हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि अलेक्जेंडर ने स्टेटिरा से बात की कि देखो मैं चाहता हूं कि मैं इजिप्ट जाऊं और मैं चाहता हूं कि वहां पे लोगों से बात करूं। तो स्टेटिरा ने सबको बताया कि चीज़ों के ठीक है। तो अब अलेक्जेंडर जो है वो इजिप्ट के लिए निकलता है। अब दारियुस अभी भी जिंदा है और अभी भी परमियन ये बोल रहा है कि देखो अलेक्जेंडर अभी युद्ध मत लड़ो, अब छोड़ दो, तुमने पर्शिया जीत रहा है, क्योंकि अभी दारियुस जिंदा और अभी भी उसकी सेना है अच्छी खासी। लेकिन दोस्तों अब सेना का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि अगर दारियुस सामने आता तो अलेक्जेंडर मार देता। तो अलेक्जेंडर चला गया इजिप्ट। अब जब अलेक्जेंडर इजिप्ट गया, पेलिसियम ये शहर पहुंचा, ठीक है। जैसे ही ये शहर पहुंचा सामने था महल। अब वहां पे आता है राजा अलेक्जेंडर से मिलता है, हेलो सर। अलेक्जेंडर बोलता है कि देखो बेटा सरेंडर कर दो। तो राजा बोलता है भाई हम सरेंडर करने के लिए बैठे हैं। राजा अलेक्जेंडर से बोलता है अरे हम आप ही का तो इंतजार कर रहे थे, आइए आपका इंतजार था, हमको आपसे लड़ना ही नहीं है। यहां पे इजिप्ट बोलता है वेलकम टू इजिप्ट, इजिप्शियंस बोलते हैं आइए अंदर, आप राजा हैं हमारे, आप भगवान हैं हमारे। फैरो की उपाधि दे दी, आप समझ सकते हो। फैरो जो उस समय मतलब मेम्फिस का क्राउन दे दिया, भगवान हैं आप। इजिप्शियन अलेक्जेंडर को भगवान मान रहे थे। अच्छा एक और चीज हुई थी यहां पे, इजिप्ट में ऐसी आवभगत हुई क्योंकि इजिप्शियन चाहते थे कि भाई लिबरेटर आ गया हमारा, यही अलेक्जेंडर जो है हमको लिबरेट किया है, यही अलेक्जेंडर हमको पर्शिया वालों से बचाया है, तो हम तो चाहते हैं दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त, सिंपल, ठीक है। तो जब अलेक्जेंडर जाता है तो अलेक्जेंडर बड़ा खुश किया, अरे क्या बात है यार, मजा ही आ गई। अब यहां पे इसकी आर्मी गुस्सा होनी शुरू हो गई। कैसे, अभी मैं बताता हूं। अलेक्जेंडर जो था ना वो मैसिडोनियन छोड़ चुका था। अब छोड़े हुए काफी समय हो गया, काफी वक्त हो गया, ठीक है, 5 साल हो गए, आर्मी थक गई थी युद्ध लड़ते थे। दूसरा पॉइंट ये है कि अलेक्जेंडर अपने ग्रीक्स जो कल्चर थे ना उसको छोड़ता जा रहा था। तो एक बार क्या हुआ कि काफी समय तक अलेक्जेंडर यहां पे था और टोलेमी ने बोलता है, टोलेमी जो इनका बचपन का दोस्त था, कि अलेक्जेंडर तो हो क्या गया। हालांकि बात भी यही, टोलेमी जो है इसको भी राजा की तरह व्यवहार दिया जाएगा तब ये कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन अलेक्जेंडर को बोला कि बेटा तुमको क्या हो गया भाई, तुम ऐसे थे क्या, तुम इजिप्शियन बनते जा रहे हो, तुमको इस बात का एहसास है हम जो वीर योद्धा थे वो गुण तुम्हारे अंदर जाते जा रहे हैं, तुम यहीं पे मस्त हो, तुम आगे जा ही नहीं रहे हो। तो बोलता अच्छा ठीक है चलो आगे चलते हैं। तो इसने सीवा की जर्नी की। अब क्या हुआ, सीवा मतलब पूरा सहारा डेजर्ट से होते हुए एक स्पिरिचुअल, एक मंदिर का था जहां पे आपको स्पिरिचुअल विजडम मिलना था। तो क्या हुआ कि पिछली बार जो बहुत बड़े पर्शियन एम्पायर के जो राजा थे कैम्बिसेस, ठीक है,
उन्होंने ये जर्नी की थी, बट वो पूरा नहीं कर पाए थे। अगर अलेक्जेंडर ये जर्नी पूरी कर लेता, क्योंकि आपको रेत को पार करके जाना था, रेगिस्तान को पार करके जाना था, भयानक टेम्परेचर, तो अगर आप इसको पूरा कर लेते और वापस आ जाते तो आप सच में जीते जागते भगवान। अलेक्जेंडर ने बोला मैं करूंगा, जो नामुमकिन है वो मैं मुमकिन करके दिखाऊंगा। तो अलेक्जेंडर ने जर्नी का दारोमदार लिया और उसने ही जर्नी शुरू की। अब वो चलता गया, उसको कुछ नहीं दिख रहा है। भाई बोल रहे कि अरे बस बस भैया, बस हो गया, बस हमको वापस भेज दो। कहते नहीं नहीं, अरे ऐसे कैसे वापस। और फाइनली वो सीवा पहुंच जाता है सब कुछ पार करके, वहां पे दर्शन करता, वापस आ जाता है। लोग और पगला जाते हैं, लोग पगला जाते हैं कि भाई ये कौन है आदमी, ये भगवान ही है। और अलेक्जेंडर को और ऊपर उठा दिया जाता है। अब भैया इतना खतरनाक स्टेटस, जबरदस्त। इसी दौरान दारियुस टू जो है, दारियुस थ्री जो है वो अपना वेट कर रहा होता है कि भाई कब मैं जो है वो चीज़ें बदलूं। अब इसी दौरान इनको बताया जाता है कि भाई आपकी जो पत्नी है ना, पत्नी मिल गई है अलेक्जेंडर के साथ। इनका दिल टूट जाता है। दारियुस बेचारा, पहले वो उसका किंगडम गया उसके हाथ से, उसका सबसे अच्छा जनरल गया। अच्छा, इसी दौरान जो है अलेक्जेंडर ने सारे जनरल्स को खरीद लिए। जो अलेक्जेंडर की, जो दारियुस की बेटी थी, उसका जो फियोंसे था वो दारियुस के ही साथ था, ठीक है, जिससे शादी होने वाली थी। और दारियुस की बेटी और वाइफ जो थे वो अलेक्जेंडर के साथ थे, है ना, कब्जा कर लिया था ना, कैंप में थे वो। अब क्या हुआ कि जो उसका फियोंसे था वो उसका मेन जनरल भी था दारियुस का। तो भैया यहाँ पे टोलेमी जाता है, कहता है अरे दारियुस इधर आओ बेटा, अरे इधर आओ तुम, नाम भूल गया मैं। तो बोलता है कि तुम हमारे साथ आ जाओ यार, तुम्हारी फियोंसे है यहाँ पे, बढ़िया खाना है, तुम क्या उस पागल के साथ कर रहे हो, कितने दिन तक जिंदा रहेगा वो, तुम भी मरोगे। बोला ओके। तो अब ये देखिए कि दारियुस के जो दोस्त थे वो भी छोड़ के चले गए, दारियुस का किंगडम, दारियुस की पत्नी छोड़ के चली गई, पत्नी दूसरों के साथ मिल गई। तो बेचारा वो बड़ा कहते ना अभागा राजा बना, क्या करे। तो अब दारियुस ऐसे कमजोर हुआ और एक दिन बेसीर ने ही दारियुस को मार दिया, जो सबसे खास था। दारियुस भाग गया अफगानिस्तान साइड और यहां पे पीछे से चक्कू मारा, खेल खत्म। ये बात इधर पता चली अलेक्जेंडर को, क्योंकि अलेक्जेंडर ने सोच लिया था कि अब दारियुस को खत्म करके वंस एंड फॉर ऑल हम खत्म करते हैं। तो जैसे ही अलेक्जेंडर को ये बात पता चली, मूड खराब हो गया अलेक्जेंडर का। 18 घंटे घोड़ा पूरा चलाते हुए तबड़ 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 18 घंटे वो मिलता है दारियुस से, लेकिन दारियुस मरा हुआ। अलेक्जेंडर को बड़ा गुस्सा आया। अलेक्जेंडर ने बोला कि राजा की ये गलत है, एक राजा को राजा की तरह मरना चाहिए, ये सब कुछ नहीं है, फालतू बातें हैं। एक्चुअली अलेक्जेंडर दारियुस को खुद मारना चाहता था, क्योंकि जब वो खुद मारेगा तभी तो लोगों में विश्वास होगा, तभी तो लोग बोलेंगे भाई एक राजा ने राजा की हत्या की, वाह क्या बात है, ये होता है असली, ये तो ऐसे ही मर गया। तो एक्चुअल में अलेक्जेंडर खुद मारना चाहता था दारियुस को, बात ये थी। तो अब एक तरीके से अनडिस्प्यूटेड किंग हो गया वो पर्शिया का। और जो अलेक्जेंडर का मैप है, आप समझ सकते हो, वो आप देखिए कि ये कहां से कहां तक, ये पूरा यहां से यहां तक जो है, अरे यार ये तो कैसा मैप आ गया, ठीक है, ये अलेक्जेंडर का ग्रेट एम्पायर, ठीक है। तो ये पूरा यूरोप तो अलग ही था, ठीक है, यहां से होते हुए ये इजिप्ट को पूरा पार करते हुए, इजिप्ट को अपने पास लेते हुए, सहारन डेजर्ट, ये सब, और ये मतलब पूरा मिडिल ईस्ट, पर्शिया और इंडिया तक आ गया। अब देखो अब क्या हुआ कि इसने काफी यहां पे काफी समय तक इसने आराम किया और उसके बाद ये 3-4 साल बोलता है कि चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या था? आगे था भारत, इंडिया। अब आगे भारत था। भारत को जीतना इतना आसान था नहीं, क्योंकि भारत में बैठे थे कौन? पोरस। भारत में राजा पोरस थे। उस समय 16 महाजनपद में डिवाइडेड था, आपको पता, 16 स्टेट्स जो कि आपस में लड़ते रहते थे। तो अब यहां पे अपनी 40,000 की आर्मी के साथ फिर से अलेक्जेंडर जो है वो भारत के लिए निकलता है। अच्छा, अब यहां पे फिर से जनरल परमियन बोलते हैं कि बेटा मत जाओ, बहुत डेंजरस है, ये चीजें खतरे से खाली नहीं, क्योंकि अगर भारत गए, तुम अभी तक तो यहां से जीत आए हो, ठीक है, लेकिन भारत में तुम नहीं हरा सकते, नामुमकिन है, तुम हार जाओगे, ये मैं तुमको लिख के दे रहा हूं। लेकिन अलेक्जेंडर को महान बनना था, उसको लगा ना ना ऐसे कैसे, उसको पता था अगर उसने भारत जीत लिया तो बस हो गया काम। तो अब अलेक्जेंडर भारत की तरफ आता है। अब भारत में जो आज का पाकिस्तान है, तक्षशिला, वहां पे अंभी राजा था। अंभी की ऑलरेडी दुश्मनी थी, कहां, किससे? पोरस से। तो जब अंभी को यह पता चला कि अलेक्जेंडर आ रहे हैं, तो उसकी सेना का मुआयना किया। सेना बड़ी खतरनाक थी, तो अंभी ने पैसे से पहले ही सरेंडर कर दिया कि भैया आप तो हमारे मेहमान हो, मेहमान नवाजी देखिए हमारी। तो अंभी ने हाथ बढ़ाया दोस्ती का, अलेक्जेंडर ने वो हाथ पकड़ लिया। 2 महीने तक अलेक्जेंडर वहां रहता है, ठीक है, खूब बढ़िया से आओ भगत यहाँ पे अलेक्जेंडर की गई। और अब इस समय छोटे मोटे राजा थे,
ठीक है, एक बार अलेक्जेंडर मरते मरते बचा था, एक बार अलेक्जेंडर जा रहा था, इनके ऊपर हमला हो गया, ठीक है ना, और यहाँ पे हमला कर दिया। और जैसे ही अलेक्जेंडर पे हमला किया तो इनकी काफ़ी सेना मार दी, काफ़ी लोग मतलब जो इनके साथ थे मार दिए, अलेक्जेंडर अकेला। जब उन लोगों को तरह लगा ये जीत गए, फिर एकदम से अलेक्जेंडर आता है और तेजी से सबको मार देता है। तो बड़ा ही चालाक और एक कहते ना कि एक जीनियस था, एक गजब का मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट। तुरंत दिमाग चल जाता था कि ओके मिलिट्री को कैसे फॉर्म करना है। तो अब भैया अम्भी जो हैं वो साथ देने को तैयार अलेक्जेंडर का कि हम तुम्हारा बिल्कुल साथ देंगे सर, आइए आप। ओके, अम्बी ने सारे डिटेल बता दी कि भैया यहाँ तो ऐसा ऐसा है। अब उस समय ड्रोन वोन तो थे नहीं, व्हाट्सएप तो था नहीं, तो यहाँ पे ये पोरस है इधर पे और ये फॉर्मेशन है, तो ऐसे है, ये नदी है बहुत बड़ी सी, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो उन्होंने कहा ओके। अब पोरस उस समय सबसे ताकतवर था, हाइट पोरस की 6.5 फीट, टील डॉल शरीर, मतलब एकदम बॉडी बिल्डिंग तगड़ा। तो यहां पे अलेक्जेंडर ने पोरस को न्योता भिजवाया कि उससे बोलो मिले। पोरस ने बोला ज्यादा उसका दिमाग ना खराब हो, निकलो यहां से। अलेक्जेंडर अपनी पूरी सेना लेके जो हाइडेस्पास नदी है, मतलब झेलम नदी, उसके इधर साइड पहुंच गया। इस नदी को पार करोगे तो पोरस की टेरिटरी में आ जाओगे। पोरस भी अपनी पूरी सेना लेके इधर आ गया, ठीक है। अब क्या है कि अलेक्जेंडर और पोरस की सेना एक ही जैसी थी, लेकिन पोरस के पास थे वॉर एलिफेंट्स 130 के करीब, और ये अलेक्जेंडर ने कभी भी नहीं देखा था। आज तक अलेक्जेंडर कभी वॉर एलिफेंट से नहीं लड़ा था। अलेक्जेंडर ने बोला ओ माय गॉड, ये क्या है। अब बहुत समय तक एक तरफ अलेक्जेंडर बैठा हुआ है, एक तरफ पोरस बैठा हुआ है, दोनों अपना तंबू गाड़ के बैठे हुए हैं। अब अलेक्जेंडर की सेना कभी इधर जाती, कभी इधर जाती, कभी उनके लोग उधर जाते इधर जाते। अब पोरस की सेना देख रही है, पोरस की सेना तुरंत जब जैसे इनके सिपाही इधर गए ये इधर भाग गए, जैसे ही इनके अलेक्जेंडर के सिपाही इधर गए पोरस की सेना इधर भाग गई। फिर बाद में पोरस को यकीन हो गया कि यार इस खाली हमको बना रहे हैं, कुछ होगा नहीं, मतलब एक तंग आ गए थे एक तरीके से यार कि अरे यार फर्जी है। लेकिन अलेक्जेंडर ये जानबूझ के कर रहा था। 6-7 महीने तक यही चलता है। फिर एक दिन अलेक्जेंडर को पता था कि अब अलेक्जेंडर की स्ट्रैटेजी काम नहीं आएगी, क्योंकि अगर वो स्ट्रेट हमला करता तो अलेक्जेंडर मारा जाता। अब एक दिन देखिए भयानक तूफान आया, पोरस और सब कोई कैंप में सो रहा था। सबको लगा कि कहां यार, नामुमकिन है, इतने तूफान में थोड़ी ना कोई नदी पार कर लेगा, मर जाएंगे। भयानक तूफान हमको देखने को मिलता है। अलेक्जेंडर ने बोला आज ही पार करेंगे नदी। इसी वक्त उसने अपनी छोटी सी टुकड़ी को लिया, बहुत कम लोगों को अपने साथ में लिया, 700-800 लोगों को बस, और बाकी बड़ी टुकड़ी सामने रखी ताकि किसी को कानो कान खबर ना हो। और अलेक्जेंडर ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया, उसने उस तूफान में नदी को पार कर लिया। बिजली गिरी, जब बिजली गिरी तो उसके बहुत सारे सैनिक मर गए, और अलेक्जेंडर ने नदी को पार किया और उसके बाद एकदम से हमला बोल दिया। अब जैसे ही हमला बोला तो युद्ध का बिगुल बज गया। आर्चर्स जो धनुर्धर थे तगड़े से हमला किया यहाँ पे अलेक्जेंडर को। अब उसके बाद उसकी सारी आर्मी आगे से आगे, एक इधर से हमला रहा है, एक इधर से हमला हो रहा है। अब हाथियों को पोरस ने छोड़ दिया कि मारो, और एक हाथी पे पोरस। अब देखो क्या हुआ, अलेक्जेंडर ने साफ साफ बोला कि देखो हाथी हैं, हाथी तबाही मचाएंगे, लेकिन कोई नहीं, इनकी आंखें फोड़ो, भाला है ना भाला, इनकी आंख पे मारो। तो जैसे ही तुम इनकी आंख पे मारोगे ना, ये हाथी बौखला जाएंगे। यही हुआ, हाथियों की आंख पे मारा गया। जैसे ही हाथियों की आंख पे मारा गया, भाले लगे। अब जाहिर सी बात है कुछ भाले चुके भी, लेकिन जिन हाथियों की आंख पे भाले लगे वो बेकाबू हो गए। वो इधर उधर पागलों की तरह भागने लगे और अपने ही लोगों को मारने लगे। बड़ा भीषण युद्ध हुआ। अलेक्जेंडर ने और पोरस ने बड़ी बहादुरी से लड़ाई करी। लेकिन यहां पे देखिए डिवाइडेड है हिस्ट्री, है ना। ड्रॉ था कि अलेक्जेंडर जीता। अब ये तो देखिए अगर आप एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू पे जा रहे हैं तो अलेक्जेंडर जीत गया था, ठीक है। अलेक्जेंडर इस वॉर को, बैटल ऑफ हाइडेस्पास को जीत लिया था उसने, और इसके हमको साक्ष्य काफी तरीके से मिलते भी हैं। कुछ हिस्टोरियंस का कहना है ड्रॉ रहा था, दिस वॉज अ बिग ड्रॉ, ठीक है, क्योंकि अलेक्जेंडर इसके बाद आगे नहीं बढ़ता, वो वापस लौट गया था। लेकिन देखिए क्योंकि आपको एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बोलना है, तो अभी कोई हमको नई अगर फाइंडिंग नहीं मिलती है तो अभी तो हम यही मान के चलेंगे अलेक्जेंडर जीता था, लेकिन मार्जिनली जीता था। अब देखिए अलेक्जेंडर राजाओं के बड़े प्रति ना, जो स्पेशली सुंदर होते थे, बड़ा इंक्लाइंड रहता था, ठीक है। तो यहां पे एक हाथी के ऊपर पोरस बैठे हुए थे। तो अलेक्जेंडर ने बोला कि अपने एक मैसेंजर को भिजवाया, बोला कि उनसे बोलो नीचे आ जाए, मैं उनसे मिलना चाहता हूं। तो जैसे ही वो आदमी गया, वो मैसेंजर गया, ठीक है, तो भाला था, भाला हमारा घसीट के पोरस ने, वो भाग गया किसी तरीके से। बोला कि भैया वो तो नीचे नहीं उतर रहे हैं, दूसरे को भेजा।
तो बड़ी मान मनौवल के बाद जो है वो पोरस अपने हाथी से नीचे आता है, और हाथी को भी देखिए इतना कुछ हुआ, लेकिन हाथी ने ऐसे नहीं कि एकदम ऐसे झुक के, बहुत ही स्टाइल से उतरे। रॉकी भाई, एक तरफ भाला घाव लगे हुए थे, एकदम उनकी बॉडी चमक सी रही थी पोरस की, मजा आ गई। उसके बाद अलेक्जेंडर ने भाई फिसल गया पोरस के ऊपर। आप ये समझ सकते हो कि मतलब देखते हो वाह क्या शरीर है। अच्छा होमोसेक्सुअल तो था, खैर मैं ही अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूं, मुझे ऐसा लगा जब मैं पढ़ रहा था, क्योंकि अलेक्जेंडर ना एकदम आप समझिए कि इतना प्यार कि अरे आप क्यों लड़े युद्ध भाई, आपके युद्ध 6.5 फीट के, आपने शोभा नहीं देता आपको। एनीवे, तो अलेक्जेंडर वो फेमस जो सबसे कहते ना इतिहास में सबसे शानदार क्वेश्चन पूछा गया, तो अलेक्जेंडर ने पोरस से पूछा कि आपके साथ क्या व्यवहार किया जाए, बताइए आप। तो पोरस ने जवाब दिया वही जो राजा एक राजा के साथ व्यवहार करता है। अब इसमें कुछ बोलते हैं कि अलेक्जेंडर ने खुश होकर गले से लगा लिया, कुछ बोलते हैं अलेक्जेंडर खुश हुआ, जो भी हुआ, लेकिन फिर अलेक्जेंडर और पोरस, ऐसा बोला जाता है कि यहां पे अलेक्जेंडर जीता और पोरस जो हैं उनको अपनी टेरिटरी वापस दे दी गई, और अलेक्जेंडर जो है अब वो आगे जाना चाह रहा था। अब अलेक्जेंडर जो है वो आगे जाना चाह रहा था, लेकिन उनकी सेना से कमांडर आता है, वो बोलता है महाराज देखिए आपके साथ अभी तक हम यहाँ पे आए, ये हमारे लिए बड़ी सम्मान की बात है, लेकिन अब हम आगे नहीं जा पाएंगे। अब हम आगे इसलिए नहीं जा पाएंगे क्योंकि अब हम बहुत समय से युद्ध लड़ रहे हैं, हम अब थक चुके हैं युद्ध लड़ते लड़ते, हमारे पास खाने की कमी हो रही है, हमको अपने बच्चों, अपने मम्मियों, अपने पापाओं, अपने सबको, अपने परिवारजनों को देखना है, अब हम आपके साथ नहीं जा पाएंगे, आप अकेले चले जाइए तो चले जाइए। अब अलेक्जेंडर को लगा कि मेरी सेना जो है वो विद्रोह कर रही है, और जब ये बात बोली उस सैनिक ने तो सबने ताली बजाई, सबने ताली बजाई मिलके कि क्या बात बोली, वाह। अलेक्जेंडर को बात बड़ी खराब लगी, अलेक्जेंडर अपने कैंप में गया, 3 दिन तक बाहर नहीं निकला। लेकिन अलेक्जेंडर को ये बात समझ में आ गई थी, क्योंकि क्या हुआ था कि जब ये सब पूरा युद्ध हो रहा था तो अलेक्जेंडर जो है उसको ये पता चला था कि आगे है नंद एम्पायर, और नंद एम्पायर की 2-3 लाख की सेना, और अच्छा नंद भी जो है वो भी छटे हुए मतलब योद्धा हैं, तो उनके साथ अब जीतना आसान होगा नहीं। तो इसीलिए अलेक्जेंडर, क्योंकि एक डिप्लोमैट था, एक अच्छा, वो वैसे बेवकूफ़ी वाली हरकतें वो नहीं करता था, उसको ये चीज़ समझ में आई, और अलेक्जेंडर वहीं से वापस लौट गया, और वापस लौटते लौटते उसका देहांत हो गया। कहते हैं कि बेबीलोन के पास ये पूरा का पूरा अलेक्जेंडर का जो है उसने एम्पायर जो है वो बनाया हुआ था। तो अब यहाँ पे जो जब वो वापस जा रहा था तो अलेक्जेंडर का देहांत हो गया। कहते हैं कि उसके घाव में एक इन्फेक्शन फैल गया, ठीक है ना, जो उसका घाव था ना, इन्फेक्शन, और कुछ कहते हैं मलेरिया से मर गया, जो भी है, लेकिन अलेक्जेंडर अपने घर वापस ही नहीं जा पाया, बीच में ही वो मर गया। 32 साल की उम्र में अलेक्जेंडर का देहांत हुआ था 324 में। यह कहानी थी। तो इससे आपको क्या पता चलता है, क्या अलेक्जेंडर एक महान योद्धा था, क्या अलेक्जेंडर जो है वो एक क्रूर शासक था? दोनों हैं। अलेक्जेंडर से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। पहली चीज ये है, देखिए अलेक्जेंडर जब भारत से गया तो हेलेनिस्टिक पीरियड बोला जाता है, इंडो ग्रीक्स आए यहाँ पे, वो अपने बहुत सारे गवर्नर्स को छोड़ गया था कि वो यही करता था, वो जहां से भी जाता था वो अपने गवर्नर्स को छोड़ जाता था कि आप रूल करिए हमारे पास। अब जाहिर सी बात है कि जो वहां पे लोकल है वो तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन ऑन दी अदर एंड उसके ऊपर जो है वो ग्रीक्स रहेंगे ही रहेंगे। तो ग्रीक्स फिर भारत में रहे, भारत से मिल गए, सेल्यूकस नेक्टर से आपको पता है ना कि चंद्रगुप्त मौर्य की बेटी की शादी हुई, ठीक है, तो वी ऑल नो दिस। तो इसीलिए जो ग्रीक्स थे वहां पे यहाँ पे रहे, वो हेलेनिस्टिक पीरियड बोला जाता है। हेलेनिस्टिक वही है अलेक्जेंडर जिन भी टेरिटरीज को जीता अपने गवर्नर्स वहां पे छोड़ जाता था। लेकिन हमको ये पता चलता है कि एक तो वो सिचुएशन के हिसाब से फैसला लेता था, राइट, सिचुएशन जैसी होती थी वो इसी हिसाब से। दूसरा, क्योंकि राजा था वो, अगर तुम उसके साथ हो तो ठीक है, और अगर तुम उसके साथ नहीं हो तो ऑपोजिशन को खत्म कर देता था। जैसे आज होता है कि अगर आप साथ है किसी के तो बढ़िया है, और अगर आप नहीं है तो फिर आपको टिकने नहीं देगा। बाद और भी बहुत सारे हथकंडे आ गए हैं, राइट। तो इस हिसाब से तो वो ब्रूटल था, और ऐसे इतिहास में आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो ऐसे ही व्यवहार करते हैं। वो ऑन दी, एक तो बहुत मतलब अगर आप उनके साथ हो तो ठीक है, लेकिन नहीं साथ हो तो ब्रूटल है। यही से जन्म होता है, क्या कहते हैं कि मतलब दिक्कतें पैदा होती है। तो एक गजब की मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट, एक जीनियस, एक फिलोसफर, लेकिन येट वेरी वेरी ब्रूटल, एक टायरेंट, अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो ये कहानी थी। अब आप मुझे बताइए कि और कौन सी कहानी आपको सुननी है। जो भी आप बोलेंगे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं आपको वो लेक्चर डिलीवर करूंगा। अगला मैं सोच रहा हूं मैं सोक्रेट्स पे लेक्चर करूं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।